हेलो स्टूडेंट्स, ये मेरी MSD 01 की पार्ट 2 वीडियो है। अगर आपने मेरी इससे पहले वाली वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाके उसे देख सकते हैं। हम जो है MSD 01 के लिए आपके लिए एक मैराथन लाइव सेशन लेकर आने वाले हैं, जो कि आपका आज 11 जून को रात 8:30 हम लेकर आएंगे, जिसके अंदर आपके सारे के सारे क्वेश्चंस को एक जगह आसान भाषा में शॉर्ट फॉर्म में समझाया जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जो डिस्क्रिप्शन में हमारा लाइव चैनल का लिंक गिवन है, स्कॉलरली माइंड्स लाइव का, आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो या फिर डिस्क्रिप्शन में जो मेरा व्हाट्सएप चैनल है उसको ज्वाइन कर लो, ताकि जब भी लाइव क्लास आएगी आपके MHD के कोर्सेज के लिए तो फिर आपको वहां पे सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। जैसा मैंने अपने पार्ट 1 में आपको कुछ क्वेश्चंस बताए थे, साथ ही साथ उनके आंसर्स भी समझाए थे, सेम उसी तरीके से इस वीडियो के अंदर भी मैं आपको कुछ आंसर राइटिंग टिप्स देने वाली हूँ, जिनका यूज करके आप एक परफेक्ट आंसर एग्जाम में लिख सकते हो। अगर आपको अपने MHD के कोर्सेज जैसे कि 05 हो गया, आपका 06 और जो भी है 13, 14, 20, 21, जो भी आपके कोड्स हैं, उन एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए आपको MHD के गेस्ट पेपर्स का रिक्वायरमेंट है। तो गेस्ट पेपर्स आपको कैसे मिलेंगे, गेस्ट पेपर्स में क्या होगा? सबसे बड़ा सवाल ये हो जाता है कि बच्चों को यही नहीं पता चलता कि गेस्ट पेपर आखिर क्या है। गाइज, वो आपका बेस्ड होता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे, और गेस्ट पेपर्स के अंदर आपको मिलते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, साथ ही साथ उनके आंसर्स आपको मिल जाते हैं। गेस्ट पेपर्स के साथ आपको यूट्यूब के PDF भी मिल जाते हैं। तो अगर आप गेस्ट पेपर आपने ऑलरेडी परचेज किया है हमारे व्हाट्सएप नंबर से, तो आप उन्हें एक मैसेज कर सकते हो और कह सकते हो काइंडली सेंड द यूट्यूब PDF ऑफ MHD 01। तो वो आपको यूट्यूब वाला जो PDF है वो भी भेज देंगे। ठीक है। गाइस, हमारा जो क्वेश्चन है वो तुलसीदास जी से जुड़ा हुआ है, जिसमें आपको तुलसीदास की भाषा की विशेषताओं के बारे में चर्चा करनी है। तो गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के महानतम कवियों में गिने जाते हैं। उनकी भाषा कैसी है? ध्यान दीजिएगा, वो महान कवि है और उनकी भाषा है समृद्ध, प्रभावशाली, व्यवहारिक तथा साहित्यिक गरिमा से युक्त है। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से न केवल भक्ति भाव को जन जन तक पहुंचाया, बल्कि हिंदी भाषा को एक सशक्त अभिव्यक्ति प्रदान की। उनकी भाषा की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हमें भाषा की विशेषताएं ही बतानी है, लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम उनके बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दें। अगर आपको तुलसीदास जी के बारे में और भी कोई जानकारी है तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो फिलहाल सिर्फ हमने उनकी भाषा के बारे में बताया है, जो हमें समृद्ध, प्रभावशाली, व्यवहारिक और साहित्यिक गरिमा से युक्त लगती है। और उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से भक्ति भाव को तो पहुंचाया ही लोगों तक, लेकिन हिंदी भाषा को भी सशक्त किया है उन्होंने। ठीक है, भक्ति काव्य के बारे में वो लिखते थे, है ना? तो भक्ति भाव उन्होंने जनता तक पहुंचाया, पर उन्होंने हिंदी को भी एक अभिव्यक्ति प्रदान की है। अवधी और ब्रज भाषा का एक अद्भुत समन्वय उसमें हमें देखने के लिए मिलता है। तो तुलसीदास ने अपने समय की दो प्रमुख साहित्यिक भाषा, जो पहली है अवधी और दूसरी है ब्रज भाषा, इसका अत्यंत सुंदर एवं प्रभावशाली प्रयोग किया। अवधी भाषा में उन्होंने अपनी प्रसिद्ध कृतियां, जो है उनकी रामचरितमानस, बरवे रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, राम लला नहछू की रचना की है। तो आपको क्या करना है कि उनकी रचनाओं को एक बार रिवाइज कर लो और याद कर लो कौन कौन सी प्रमुख कृतियां हैं। ये सारी आप लिख कर आएंगे और उनकी भाषा के बारे में आप बताकर आएंगे। दूसरी ओर ब्रज भाषा में विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली जैसे ग्रंथों की उन्होंने रचना की है। तो अवधि की रचनाएं उनकी अलग हैं और ब्रज की रचनाएं उनकी अलग हैं। तो इस प्रकार उनकी भाषा में दोनों भाषाओं का संतुलित एवं प्रभावशाली समन्वय देखने के लिए मिलता है। तो पहली चीज समझ में आ गया कि जो तुलसीदास जी हैं उनकी भाषा की विशेषता में सबसे पहले हमें बताना है कि उनकी भाषा में हमें अवधी और ब्रज भाषा का अद्भुत समन्वय देखने के लिए मिलता था। और जो तुलसीदास जी है ना, क्योंकि उन्हें संस्कृत बहुत आती थी, संस्कृत भाषा के वो महान विद्वान थे, तो उनकी भाषा में हमें संस्कृत के तत्सम शब्दों की अधिकता दिखाई देती है, जैसे कि कृपालु, निरंजन, भूपति, मंगल, इस प्रकार के जो शब्द हैं संस्कृत के तत्सम शब्द, वो उनका प्रयोग करते हैं। इन शब्दों के प्रयोग से उनकी भाषा में गंभीरता, शुद्धता और साहित्यिक गरिमा का समावेश होता है। तो ये छोटे छोटे जो शब्द है ना, ये आपको याद करने पड़ेंगे कि जब वो संस्कृत के शब्दों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग कर रहे हैं तो उससे क्या चीज निकल कर सामने आ रही है
कि उनकी भाषा में गंभीरता है, शुद्धता है और साहित्यिक गरिमा है। संस्कृत के विद्वान होने के बावजूद तुलसीदास ने अपनी रचनाओं को जन सामान्य के निकट रखने के लिए, क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी जो रचनाएं हैं वो जनता के निकट रहें, उसके लिए उन्होंने लोक भाषा, तद्भव तथा देशज शब्दों का भरपूर प्रयोग किया। ठीक है, तो लोक भाषा और देशज शब्दों का वो प्रयोग करते हैं। इससे उनकी भाषा सरल, सहज एवं जनप्रिय बन गई। यही कारण है कि उनकी रचनाएं गांव-गांव और घर-घर में लोकप्रिय हुई। ठीक है, तो क्योंकि वो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो देशज शब्द हैं, जो जन सामान्य की भाषा है। ठीक है, तो वो लोग भी समझ पाते हैं। जब ज्यादा लोग समझेंगे तो उससे क्या होगा कि दूर दूर तक पहुंचेगा उनका जो साहित्य है। तुलसीदास की भाषा की एक और विशेषता थी कि उनकी जो वाक्य रचना है ना, उसमें हमें काफी शुद्धता देखने के लिए मिलती है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल उनके बारे में कहते हैं कि तुलसीदास की भाषा की सबसे बड़ी विशेषता उसकी पूर्ण निर्दोषता है, यानी कि हमें कोई भी उसमें कमी देखने के लिए नहीं मिलती। उनके वाक्य इतने सुव्यवस्थित और व्याकरण सम्मत हैं कि शब्दों को इधर उधर करना कठिन प्रतीत होता है। इससे उनकी भाषा में स्पष्टता और सौंदर्य दोनों उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि उनकी भाषा में हमें स्पष्टता देखने के लिए मिलती है और सौंदर्य देखने के लिए मिलता है, वाक्य रचना की शुद्धता देखने के लिए मिलती है। जैसा रामचंद्र शुक्ल जी ने भी उनके बारे में क्या कहा कि उनके जो वाक्य हैं उसमें हमें पूर्ण निर्दोषता देखने के लिए मिलती है। मुहावरों और लोकोक्तियों का उन्होंने प्रयोग किया। तो तुलसीदास ने अपने काव्य में लोक प्रचलित मुहावरों और लोकोक्तियों का अत्यंत सुंदर प्रयोग किया है। इससे उनकी भाषा में क्या क्या चीजें देखने के लिए मिलती हैं, ध्यान दीजिए। जब कोई भी मुहावरे और लोकोक्ति का सटीक प्रयोग करेगा तो उसकी जो भाषा है वो जीवंत बनेगी, भाषा में व्यवहारिकता आएगी और भाषा की जो प्रभावशीलता है वो बढ़ेगी। तो उनके काव्य में लोक जीवन की सहज अभिव्यक्ति स्पष्ट दिखाई देती है। फिर आता है कि रस और भाव जो होते हैं। अब पुराने समय के जो कवि होते थे उसमें हम क्या देखते हैं कि उनकी रचनाओं में हमें रस और भाव काफी मात्रा में देखने के लिए मिलता था। श्रृंगार रस, शांत रस, ठीक है, जो भाषा को कोमल, मधुर और भावपूर्ण बनाने का काम करता था। वहीं जब वीर रस और रौद्र रस का प्रयोग होता है तो भाषा ओजस्वी, कठोर और प्रभावपूर्ण दिखाई देती है। इस गुण के कारण उनके काव्य में भावों की अभिव्यक्ति अत्यंत प्रभावशाली बन जाती है। तुलसीदास की भाषा में हमें अलंकार देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि अनुप्रास अलंकार, उपमा, ये विभिन्न प्रकार के अलंकारों का प्रयोग हुआ है। उन्होंने अलंकारों का प्रयोग केवल सजावट के लिए नहीं बल्कि भावों की प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति के लिए किया। इससे उनके काव्य की कलात्मकता और सौंदर्य में वृद्धि हुई है। तो मैंने आपको पूरे 7 पॉइंट्स बता दिए हैं, जिसमें से कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कॉमन सेंस के हो जाते हैं कि किसी भी जो कवि की जो भाषा होती है उसके अंदर हमें लोक भाषा और देशज शब्दों का प्रयोग देखने के लिए मिलता है। उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, देखो कॉमन सेंस की बात है ये। मुहावरे लोकोक्ति का प्रयोग वो करते ही थे। रस और भाव सिंपल, अलंकार सिंपल, ये सब हमें याद हो जाता है पढ़ते के साथ ही। सिर्फ हमें क्या चीज पे ध्यान देना है कि जब हम एग्जाम में आंसर लिख रहे हैं तो आपको एकदम फोकस करके जो भी मैं आपको बता रही हूँ इन सभी चीजों का यूज करके आंसर लिखकर आना है। आंसर राइटिंग यहाँ पे आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और फिर लास्ट में आप बस एक निष्कर्ष दे देंगे और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो अतः स्पष्ट है कि तुलसीदास की भाषा सरल, सरस, प्रभावशाली, व्याकरण सम्मत तथा जन सामान्य के अनुकूल है। अवधि और ब्रजभाषा का सुंदर समन्वय, संस्कृत तत्सम शब्दों की गरिमा, लोक भाषा की सहजता, मुहावरों का प्रयोग, रस से व्यक्त अभिव्यक्ति, अलंकारों की स्वाभाविकता, ये सब मिलकर उनकी भाषा को समृद्ध बनाते हैं। इन्हीं विशेषताओं के कारण तुलसीदास हिंदी साहित्य के लोकनायक माने जाते हैं और उनकी रचनाएं आज भी जनमानस में अत्यंत लोकप्रिय हैं। ऑब्वियसली काफी लोकप्रिय हैं उनकी रचनाएं। अब हमारा अगला जो प्रश्न है, यहाँ पे आपको पद्मावत में निहित लोक तत्व का विवेचन करना है। पद्मावत में निहित लोक जो है आपका, एक सेकेंड, लोक तत्व के बारे में आपको बात करनी है। तो पहले आपको पद्मावत के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन पता है उसको आप एज अ इंट्रोडक्शन लिख दोगे।
फिर आप उसके अंदर जो लोक तत्व हैं उनका विवेचन करोगे। ठीक है, कैसे कुछ पॉइंट्स हैं, लोक विश्वास, लोक उत्सव, परिवार, सामाजिक संबंध लिखे हुए हैं, लोकगीत के बारे में बताया हुआ है, जो भी लोगों से जुड़ी हुई चीजें हमें उसमें देखने के लिए मिलती है। काफी इंटरेस्टिंग लगेगा आपको ये जब आप पढ़ोगे। तो ध्यान से सुनना, मैं जो भी बोलूंगी अब आपको सिर्फ सुनते जाना है और आपको याद होता जाएगा। क्योंकि देखो ये हिंदी का सब्जेक्ट है और हिंदी को जितना हम सुन के समझ सकते हैं उतना हमारे लिए बढ़िया है। ये कोई साइंस नहीं है कि हम उसके अंदर एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, कुछ भी करेंगे। तो ये सब हमारे दिमाग का खेल है कि हम कितना याद रख सकते हैं। ओके, तो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण महाकाव्य है, जिसमें क्या क्या हमें मिलता है? भारतीय लोक जीवन, लोक संस्कृति, लोक विश्वास और लोक परंपराओं का अत्यंत सजीव चित्रण मिलता है। यद्यपि यह एक राजा रानी की प्रेम कथा है, तथापि इसका आधार पूरी तरह भारतीय जनजीवन और लोक संस्कृति से जुड़ा हुआ है। एक तरफ क्या बोल रहे हैं कि हाँ, वैसे तो ये राजा रानी की कथा है, लेकिन वैसे ये भारत, इसके अंदर हमें डिटेल्स जो मिलती हैं वो भारत के जनजीवन और लोक संस्कृति से जुड़ी हुई मिलती हैं। तो जायसी ने सूफी दर्शन जैसे गूढ़ विषय को भी लोक जीवन के माध्यम से प्रस्तुत किया। यही कारण है कि पद्मावत में लोक तत्व अत्यंत व्यापक रूप में दिखाई देता है। तो जायसी ने सूफी दर्शन के जो विषय हैं उनको प्रस्तुत किया है लोक जीवन के माध्यम से, लोगों के माध्यम से। तो इसी वजह से हमें वहां पे लोक तत्व देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि पद्मावत की जो कथा है, पद्मावत की जो कथा है उसका स्वरूप पूरी तरह से हमें लोक कथात्मक ढांचा देखने के लिए मिलता है। जो लोक कथाएं पुराने समय में प्रचलित थी उस प्रकार का ढांचा हमें इसका देखने के लिए मिलता है। इसमें तोते का बोलना, कुछ अलौकिक घटनाएं, जादुई प्रसंग तथा रहस्यपूर्ण घटनाओं का समावेश भारतीय लोक कथाओं की परंपरा को दर्शाता है। ठीक है, तो ये सारी जो पुरानी चीजें हमें जादुई वादुई घटनाएं, अलौकिक घटनाएं देखने के लिए मिल रही हैं, तो वो हमें क्या दिखाता है? भारतीय लोक कथाओं के बारे में बताता है। कथा के विकास में लोक कल्पनाओं और जनश्रुतियों का महत्वपूर्ण योगदान है। इससे यह काव्य सामान्य जनता के निकट प्रतीत होता है। जनश्रुति मतलब तो कि वो सारी जो कही गई बातें होती हैं जो लोगों में सिर्फ बोलने से ही यहाँ वहां फैलती हैं, उस सब का हमें योगदान देखने के लिए मिलता है। जायसी ने तत्कालीन समाज में प्रचलित लोक विश्वास का यथार्थ चित्रण भी किया है। तो उस समय जो लोग थे और वो किन चीजों को अपशगुन, शगुन ये सब माना करते थे, तंत्र मंत्र, जादू टोना, उस सब का वो उल्लेख करते हैं। तो यात्रा के समय शुभ अशुभ दिशा का विचार, शगुन अपशगुन की मान्यताएं तथा तंत्र मंत्र एवं जादू टोने का उल्लेख काव्य में स्पष्ट रूप से मिलता है। देवपाल दूती खंड में समाज में व्याप्त जादुई विश्वासों की सुंदर झलक यहाँ पे प्रस्तुत की गई है। इससे तत्कालीन लोकमानस का परिचय मिलता है। तो उस समय जो लोकमानस है, जो लोग थे, वो किस प्रकार की चीजों में विश्वास किया करते थे, उन सारी चीजों का हमें परिचय मिलता है जब हम आपका जो पद्मावत महाकाव्य है उसका देवपाल दूती खंड को पढ़ते हैं। तो समाज में जो भी जादुई विश्वास थे उसके बारे में हमें पता चलता है। फिर हमें वहां पे जो भी जो आपके त्योहार वगैरह मनाए जाते थे, रीति रिवाज थे, उन सब की इंफॉर्मेशन भी मिलती है। तो पद्मावत में भारतीय लोक जीवन के विविध संस्कारों और परंपराओं का अत्यंत सजीव चित्रण मिलता है। ठीक है, लोक जीवन के विविध संस्कारों एवं परंपराओं का, जो लोग हैं, ठीक है, लोगों के जीवन के अंदर जो विभिन्न संस्कार परंपराएं प्रचलित थी उस सब के बारे में पता चलता है। रत्नसेन और पद्मावती के विवाह प्रसंग में मंडप छाना, द्वार पूजा, फेरे, बारात का स्वागत तथा विवाह भोज जैसी जो लोक रीतियां हैं उन सभी का चित्रण है। विवाह में 56 प्रकार के व्यंजनों और सामुदायिक भोज का उल्लेख ग्रामीण लोक संस्कृति की पहचान हमें करवाता है। काव्य में संयुक्त परिवार व्यवस्था की झांकी भी मिलती है। सास बहू, नंद भाभी, पति पत्नी, माता पुत्री के संबंधों का चित्रण मार्मिक और यथार्थ ढंग से देखने के लिए मिलता है। नागमती सुआ खंड में नारी की पतिव्रत धर्म, त्याग और सतीत्व की भावना को दर्शाया गया है, जो उस समय के लोक जीवन मान्यताओं के बारे में हमें बताता है।
पद्मावत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण लोक तत्व उसका बारह मासा वर्णन है। ठीक है, जो ये बारह मासा है ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें जो नागमती है ना उसका पूरा विरह वर्णन हमें देखने के लिए मिलता है कि अलग अलग जब महीने आते हैं तो किस प्रकार से वो वियोग में है। ठीक है, उसके बारे में हमें पता चलता है। तो आषाढ़, सावन, भादौ आदि महीनों के प्राकृतिक परिवर्तनों के साथ नागमती अपने वियोग की पीड़ा व्यक्त करती है। यह वर्णन सामान्य ग्रामीण स्त्रियों के भाव जगत से गहराई से जुड़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त काव्य की लय और संगीतात्मकता में भी लोक धुनों का प्रभाव दिखाई देता है। फिर हाट बाजार और जो लोक व्यवसाय हैं उनके बारे में हमें पता चलता है, जैसे कि बनीजारा खंड में सिंघल द्वीप के बाजारों, व्यापार, हस्तकला तथा जो छोटे मोटे व्यवसाय हैं उन सभी का चित्रण है। इससे तत्कालीन लोक जीवन, आर्थिक व्यवस्था और सामान्य जन के जीवन यापन की झलक मिलती है कि जो सामान्य लोग थे ना उनका जीवन कैसा था। यह वर्णन काव्य को अधिक यथार्थवादी और जन जीवन से संबंधित बनाता है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा काव्य है वो अधिक यथार्थवाद और जनजीवन से संबंधित बनता है। ठेठ अवधि और लोक भाषा का प्रयोग इसमें हम देखते हैं। तो जायसी ने पद्मावत की रचना ठेठ अवधि भाषा में की है, जो जन सामान्य की बोली थी। उनकी भाषा में लोक मुहावरों, लोकोक्तियों, ग्रामीण शब्दों का सुंदर प्रयोग मिलता है। इससे काव्य में सहजता, मिठास और जनसुलभता उत्पन्न हुई है। तो ये 7 पॉइंट्स इतने अच्छे और इंटरेस्टिंग है ना कि आप इनको लिख कर आ सकते हो अपने एग्जाम के अंदर। और आप चाहो तो एक छोटा सा आप पेज ले लो और जो भी हम पॉइंट्स आपको बताते हैं ना सिर्फ पॉइंट पॉइंट आप नोट डाउन कर लिया करो और फाइनल रिवीजन में वहां से भी आपकी हेल्प हो जाएगी। तो अतः स्पष्ट है कि पद्मावत केवल एक प्रेम कथा या सूफी महाकाव्य नहीं है, यह बल्कि भारतीय लोक जीवन का एक सजीव दस्तावेज है। इसमें लोक कथाओं, लोक विश्वासों, रीति रिवाजों, पारिवारिक संबंधों, लोक गीतों, लोक भाषा, इन सभी चीजों का एक सुंदर समावेश हम देख पाते हैं। जायसी ने सूफी दर्शन को लोक जीवन के माध्यम से अभिव्यक्त कर पद्मावत को क्या करा, जनमानस का काव्य बना दिया। जायसी ने सूफी दर्शन को लोक जीवन के माध्यम से अभिव्यक्त यहाँ पे किया है, जिसकी वजह से जो पद्मावत है वो जनमानस का महाकाव्य बन जाता है। और लोक तत्व जो है इसमें विशेष महत्व रखते हैं। फिर आपका अगला है कि जिसमें आपको कबीर की जो भाषा है ना उनके विभिन्न रूपों की चर्चा करनी है। तो संत कबीरदास हिंदी साहित्य के ऐसे महान संत कवि हैं जिन्होंने अपनी वाणी के माध्यम से समाज, धर्म और आध्यात्मिकता के गूढ़ सत्य को सरल भाषा में प्रस्तुत किया। ठीक है, किसके गूढ़ सत्य को? अपनी वाणी के माध्यम से समाज, धर्म, आध्यात्मिकता, इन सभी के गूढ़ सत्य को सरल भाषा में प्रस्तुत किया है। कबीर औपचारिक रूप से शिक्षित नहीं थे। उन्होंने स्वयं कहा है, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। इसीलिए उनकी भाषा किसी एक व्याकरणिक नियम या साहित्यिक परंपरा में सीमित नहीं रही है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने कुछ लिखा पढ़ा सीखा तो नहीं था, सिर्फ वो बोलते थे। तो इस वजह से हमें कोई भी विशेष नियम या कोई परंपरा के अंदर हम उनको नहीं डाल सकते। तो उनकी भाषा में विभिन्न भाषाएं, बोलियां, लोक प्रचलित शब्द, इन सभी का सुंदर समन्वय मिलता है। विद्वानों ने कबीर की भाषा को अनेक नाम दिए हैं। तो अब हम यहाँ पर उनकी भाषा के बारे में बात करेंगे कि विद्वानों ने उनकी भाषा को कौन कौन से अनेक नाम दिए। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, उन्होंने उनकी भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा। कबीर एक स्थान पर रहने वाले संत नहीं थे, बल्कि वो देश भर में भ्रमण करते थे। तो विभिन्न क्षेत्रों में यात्रा करने के कारण उनकी भाषा में हमें खड़ी बोली, पंजाबी, अवधी, विभिन्न भाषाओं का समावेश देखने के लिए मिलता है। तो संतों द्वारा जब इस मिश्रित भाषा का प्रयोग किया जाता है तो इसे सदुक्कड़ी भाषा कहा गया। ठीक है, फिर आपका है पंचमेल खिचड़ी भाषा। तो प्रसिद्ध विद्वान श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा। इसका कारण यह है कि उनकी भाषा में अनेक बोलियों और भाषाओं का सुंदर मिश्रण है। ठीक है, जैसे खड़ी बोली, आया गया करना, ब्रज का कीन्हो कहियो, अवधी का देखी सुनी, राजस्थानी का थारो मारो, पंजाबी का पावे गावे,
तो इस प्रकार के शब्दों का मिश्रण हम देखते हैं। अरबी फारसी शब्द का वो प्रयोग करते हैं, काजी, मुल्ला, खुदाए, बिस्मिल, कलम। तो ये सब फारसी अरबी के शब्द हैं, वो उन्होंने प्रयोग किए। तो उन्होंने इन शब्दों को लोक भाषा के साथ सहज रूप में अपनाया। इससे उनकी भाषा में सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक मेल जोल की भावना प्रकट होती है। उलटबासियों की रहस्यमयी भाषा कहा जाता है। तो कबीर ने अपने आध्यात्मिक और योग संबंधी विचारों को व्यक्त करने के लिए उलटबांसी नामक विशेष शैली का प्रयोग किया। इसमें बातों को सीधा न कहकर उल्टे प्रतीकात्मक रूप में कहा जाता है, जिनका अर्थ गहरा और दार्शनिक होता है। ठीक है, उलट बांसी शैली का मतलब क्या है कि आपने सीधा नहीं कहा, घुमा फिराकर अलग शब्दों में वही बात कह दी। एक अचंभा देखा रे भाई, ठाडा सिंह चरावे गाई। तो यहाँ सिंह और गाय प्रतीकात्मक अर्थ में प्रयोग हुए हैं। इस प्रकार की भाषा कबीर के रहस्यवाद और आध्यात्मिक चिंतन को व्यक्त करती है। तद्भव और देशज शब्द हम देखते हैं। तो संस्कृत में कठिन शब्दों की अपेक्षा जो देशज शब्द हैं वो ज्यादा यूज करते हैं। वे संस्कृत को कूप जल अर्थात कुएं का ठहरा हुआ पानी तथा जनता की भाषा को बहता नीर यानी कि जो बहती नदी है वो मानते हैं। इसलिए उनकी भाषा अत्यंत सरल, प्रभावमयी, सहज है, जिसे जन सामान्य भी आसानी से समझ सकता है। तो तद्भव समझते हो ना, जो आपके तद्भव शब्द होते हैं प्लस जो देशज शब्द होते हैं उनका प्रयोग किया है उन्होंने, जो कि आपकी जन सामान्य की भाषा होती है। कबीर की भाषा में तीखा व्यंग मिलता है। उन्होंने धार्मिक पाखंड, जातिगत भेदभाव, कर्मकांड, कुरीतियां जो थी उन सभी पे काफी प्रहार किया। उनकी भाषा सीधी, स्पष्ट, प्रभावपूर्ण है, जिससे उनके विचार जनमानस तक गहराई से पहुंचे। उन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है। व्यवहारिक दृष्टि से देखें, मतलब व्याकरण की दृष्टि से तो पूरी तरह शुद्ध नहीं थी, फिर भी अभिव्यक्ति अच्छी थी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा। इसका आशय यह है कि कबीर भाषा के नियमों से बंधे नहीं थे, बल्कि भाषा को अपनी अभिव्यक्ति के अनुसार ढालते थे। तो अतः स्पष्ट है कि कबीर की जो भाषा है वो बहुआयामी, जनसुलभ, मिश्रित स्वरूप वाली है। सदुकड़ी, पंचमेल, खिचड़ी, ये सारे शब्दों का प्रयोग, तद्भव देशज शब्दों की प्रधानता उनकी भाषा को अद्वितीय बना देती है और उनकी भाषा में सरलता, गहनता, इन सभी का एक समन्वय मिलता है। तो यही कारण है कि कबीर की वाणी आज भी जनमानस को समान रूप से प्रभावित करती है। सो स्टूडेंट्स, ये वाली क्लास यहीं पे खत्म होती है। इसके बाद अभी इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 3 भी मैं लेकर आऊंगी और इसकी एक लाइव क्लास जो आज रात को 8 बजे आएगी, क्योंकि आपका एग्जाम कल है, सॉरी 8:30 लाइव चैनल पे आएगी। तो वहां पे आना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि वो मैराथन सेशन है। वहां पे हम फाइनल रिवीजन करेंगे, ऑल टॉपिक्स को कवर करेंगे। ऑल तो मतलब मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स तो आपके हो ही जाएंगे, ताकि कल के एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से हो सके। जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है वो सिर्फ मैराथन क्लास देखकर भी इजीली पास हो सकता है।